हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। आज हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। इससे पहले जो दो टॉपिक हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के केस में ऑन एक्सियल लाइन और ऑन इक्वेटोरियल लाइन, उसी के कंसेप्ट को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे और एट एनी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। एट एनी पॉइंट का मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ चुके हैं कि न तो एक्सियल पॉइंट होगा और न ही इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल के अदर देन कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा हमारे पास, एट एनी पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डाइपोल लेते हैं। डाइपोल कंसिडर किया, ए बी इज ए डाइपोल। ए बी एक डाइपोल है हैविंग डाइपोल मोमेंट इज पी, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी से रिप्रेजेंट कर दिया। और ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, जो ओ है वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द डाइपोल। हमें फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट का मतलब हो गया एक्सियल पॉइंट भी नहीं होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट भी नहीं होगा। तो एट एनी पॉइंट हमने यहाँ पे एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, या के पॉइंट अगर हम यहाँ पे बोल देते, क्योंकि पी तो क्या हो गया हमारे पास, डाइपोल हो गया। तो हमने यहाँ पे के पॉइंट एक ले लिया। लाइन ज्वाइनिंग करते हैं ओ और के के बीच में, तो ये लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, जो ओ के होगा इसका डिस्टेंस होगा हमारे पास किसके इक्वल, आर के इक्वल। ओ के इज इक्वल टू आर। दिस पॉइंट मेक एन एंगल थीटा विद द डाइपोल। जो ये डाइपोल हमारे पास है, ए बी डाइपोल है, वो ओ के साथ कितना एंगल फॉर्मेशन करता है, थीटा। ठीक है, तो एंगल बी ओ के इज इक्वल टू थीटा, और ए बी जो डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट कितना हमारे पास है, पी के इक्वल। तो ये एंगल जो थीटा फॉर्मेशन किया ए बी ने, तो इस पी के कंपोनेंट फॉर्मेशन करेंगे। दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, हैविंग टू रिजॉल्विंग कंपोनेंट। एक हमारे पास अलोंग द लाइन होगा, जो रेड इंडिकेट किया है, ये रेड पार्ट, जिसको हमने लिखा A1 B1, A1 B1। ठीक है, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर होगा। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर होगा, जिसको हम लिखेंगे A2 B2। ठीक है, A2 B2। तो P के दो कंपोनेंट फॉर्मेशन होंगे, एक A1 B1 हो गया और दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, A2 B2। मतलब जो डाइपोल हमने लिया है, डाइपोल हैविंग टू रिजॉल्विंग कंपोनेंट, जो A1 B1 है, इसका डाइपोल एंगल थीटा फॉर्मेशन होता है। तो इसका कंपोनेंट जो होगा हमारे पास, उसको लिखेंगे P cos थीटा। क्या लिखेंगे, P cos थीटा। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है A2 B2, इसको हम लिखेंगे P sin थीटा। तो शॉर्ट डाइपोल का केस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसके कंपोनेंट फॉर्मेशन कर दिए। तो हमारे पास क्या बना, P हैविंग टू रिजॉल्विंग कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स, वन इज P cos थीटा। ठीक है, P cos थीटा किसके लिए होगा हमारे पास, ऑन एक्सियल डाइपोल के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए होगा। और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड क्या होगा, P sin थीटा ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब के जो पॉइंट, अगर हम के की बात करते हैं जहाँ पे हमें एट एनी पॉइंट लिया है, तो जो के पॉइंट है, तो ये A1 B1 की लाइन के साथ में है, मतलब एक्सियल पॉइंट होगा। और जो हमारे पास A2 B2 है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो के है, वो एक परपेंडिकुलर पॉइंट है। तो दोनों ही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, दोनों ही पॉइंट यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं, हम A1 B1 की बात करते हैं। तो ऑन द एक्सिस के ऊपर है, तो इसके केस में हमने जो डायरेक्शंस मिली थी, वो डायरेक्शंस थी हमारे पास अलोंग, इस प्रकार से डायरेक्शंस हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, जो उसकी डाइपोल, वैसे डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, -q टू +q के बीच में। तो इसी की अलोंग द हमारे पास जो डायरेक्शंस होगी, वो क्या होगी हमारे पास, A1 B1। ओके, तो ये कंपोनेंट बना हमारे पास, एक्सियल पॉइंट का है। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग dipole moment
डाइपोल मोमेंट, कितना डाइपोल मोमेंट है, p cos थीटा। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास E1 होगा, E1, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू एक्सियल पॉइंट था तो उसको हमने लिखा था 2p cos थीटा बाई में r क्यूब। जो डिस्टेंस हमारे पास है वो किसके इक्वल है, p cos थीटा बाई r क्यूब। ठीक है, 2k भी लिख सकते हैं, वैसे k कांस्टेंट हमारे पास था यहाँ पे। ठीक है, या फिर k की वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब के इक्वल। ठीक है, डायरेक्शंस क्या होगी इसकी, अलोंग kl के इक्वल। ठीक है, याद रखें kl। अब जो दूसरा डाइपोल हमारे पास है, दूसरा डाइपोल कौन सा है, A2B2। जो A2B2 है उसके विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट हमारे पास क्या बना, परपेंडिकुलर पॉइंट, और इसकी जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन थी हमारे पास ये KM। ठीक है, तो एक लाइन हमने लगाई जो KM है पैरेलल टू B2 A2 एंड परपेंडिकुलर टू A1 B1। ठीक है, जो KM जो हमने बनाया है, KM क्या है हमारे पास है, KM पैरेलल टू A2 B2 और परपेंडिकुलर टू A1 B1। ठीक है, तो इस डाइपोल की डायरेक्शन हमारे पास क्या बनेगी, जो ड्यू टू A2 B2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एट पॉइंट K हैविंग डाइपोल मोमेंट इज p साइन थीटा। तो जो K पॉइंट पे हम फाइंड आउट करें ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट p साइन थीटा है, तो वो A2B2 के परपेंडिकुलर पॉइंट बना। और परपेंडिकुलर के केस में हमने फाइंड आउट किया था कि जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो वैल्यू थी हमारे पास इसकी हाफ, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r क्यूब। ठीक है, तो डायरेक्शंस क्या हो गए हमारे पास, अलोंग KM। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट कर लिए, एक हमने फाइंड आउट की क्या E1, दूसरी हमने फाइंड आउट कर ली E2। ठीक है, तो इस K पॉइंट से हमारे पास दो डायरेक्शंस जाती है, एक हमारे पास बनी E1 और दूसरी डायरेक्शन हमारे पास क्या बनी, E2। ठीक है, KL E1 को इंडिकेट करता है और KM जो है वो E2 को इंडिकेट करता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हम इस लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो दोनों का क्या कहलाएगा, डायगोनल। ठीक है, इसको N से रिप्रेजेंट कर देंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, N से। और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये पैरेललोग्राम फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास KMNL। क्या बना हमारे पास, एक पैरेललोग्राम, और जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, E रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड मेक एन एंगल अल्फा। कितना एंगल फॉर्मेशन करती है, अल्फा किस लिए यूज करेंगे, टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो E1 और E2 है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E का जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास वो फाइंड आउट करेंगे हम ट्रायंगल लॉ, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं हम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और जब थीटा की वैल्यू हमारे पास दोनों के बीच में 90 डिग्री हो तो कोस 90 कितना होगा, 0। तो रिजल्टेंट सिर्फ कितना बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, KN को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिजल्टेंट मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो KN स्क्वायर इज इक्वल टू KL स्क्वायर प्लस में KM स्क्वायर। ठीक है, तो KN इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KL स्क्वायर प्लस में KM स्क्वायर। KL का मतलब होगा हमारे पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू E के इक्वल। ओके,
तो ये एक हमारे पास रिजल्टेंट पार्ट को इंडिकेट करेगा। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, तो वैल्यूज क्या होंगे हमारे पास, हम इस पार्ट को यहाँ पे लिख रहे हैं E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 की वैल्यू क्या हमारे पास है 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में E2 की वैल्यू क्या हमारे पास है p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन हम यहाँ पे निकाल लेंगे। p भी कॉमन हमारे पास है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कॉमन है, दोनों चीज़ों में कॉमन है। कॉमन स्क्वायर अंडर रूट कॉमन निकलेगा तो सिर्फ p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r क्यूब। अंदर कितना रह जाएगा, यहाँ पे बचा 2 कोस का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे साइन बचा तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब जो 4 कोस स्क्वायर थीटा है इसको हम 3 प्लस कोस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा। 4 को हमने किस में लिखा 3 कोस स्क्वायर, एक और कोस होगा तो कोस प्लस साइन किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, E इज इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R क्यूब। ओके, इसी से नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी पॉइंट के अंदर ही कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। इसी पार्ट के अंदर अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने फाइंड आउट की, क्या फॉर्मूला निकला हमारे पास E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब और अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये था मैग्नीट्यूड। क्या निकल के आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन, तो डायरेक्शंस क्या हो गए हमारे पास, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शंस हमारे पास जो Kn है, Kn वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो जब भी हमें डायरेक्शन निकालने हैं तो हम टेंजेंट अल्फा निकालते हैं। क्या निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अल्फा परपेंडिकुलर क्या है KL, KL किसके इक्वल है MK के इक्वल, तो क्या लिखेंगे इसको E2। ठीक है, बेस कितना बना हमारे पास E1। E2 की वैल्यू क्या हमारे पास है, E2 हमने लिखा था P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R क्यूब और डिवाइड बाई E1 की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 2p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R क्यूब। अब जो कॉमन है कैंसिल्ड आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये चीज़ कैंसिल्ड आउट होगी, P से P कैंसिल्ड आउट होगा, सिर्फ कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा साइन थीटा और ये बच गया हमारे पास 2 कोस थीटा। साइन बाई कोस टेंजेंट, तो टेंजेंट अल्फा जो होगा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टेंजेंट थीटा, 1/2 ऑफ टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू का क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी। तो ये थे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला और उसकी डायरेक्शंस भी निकाल दी। अब इसी केस में ही हम इसके एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से साफ कर रहे हैं और सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो डायरेक्शंस आई इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा। ठीक है, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज केस फर्स्ट केस। तो केस फर्स्ट के अंदर क्या हमारे पास है, अगर ये एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस में 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो कितना होगा हमारे पास 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये कितना बना हमारे पास, ये 1, 3 + 1 कितना बनेगा, 3 + 1 इज 4, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, तो क्या लिख सकते हैं
2p/4πε0 इंटू में r³। तो ये केस किसका था? ये केस था हमारे पास एक्सियल पॉइंट का। ठीक है, किसके केस में था? एक्सियल पॉइंट के अंदर। अगर इसी केस में हम टेंजेंट की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा हमारे पास? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इंटू में टेंजेंट 0। टेंजेंट 0 की वैल्यू 0, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी कितनी होगी? अल्फा भी किसके इक्वल होगा? अल्फा इज 0 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास होगी। डायरेक्शंस के केस में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इसी पार्ट से विद रिस्पेक्ट टू। तो अल्फा भी कितना होगा हमारे पास? जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शंस किसकी होगी हमारे पास? अलोंग एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन लिख सकते हैं। ओके, दूसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, बीच के एंगल भी ले सकते हैं हम। तो ई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? p/4πε0 r³ √3 cos स्क्वायर 90 + 1। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 0 होगा तो E इज इक्वल टू कितना बना? p/4πε0 r³। ये कितना होगा हमारे पास? 0 + 1। 0 + 1 मतलब 1 के इक्वल। तो रिजल्ट किसके इक्वल होगा हमारे पास? p/4πε0 r³ E। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी ये किस पॉइंट पे होगी? ड्यू ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, कहाँ पे बनाइए? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। डायरेक्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमें डायरेक्शंस यहाँ पे निकालनी है तो डायरेक्शंस क्या निकलेगी वो चीज़ देखते हैं। थीटा कितना लिया? 90। तो थीटा 90 लेते हैं तो इसके केस में क्या होगा? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टेंजेंट 90। ठीक है, तो टेंजेंट 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी/2 आल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। और इसका मतलब कितना हुआ? टेंजेंट इन्फिनिटी किस पे होता है? टेंजेंट 90 के ऊपर। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो उस लाइन के क्या हो जाएंगे हमारे पास? परपेंडिकुलर होगी और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये दो केसेस होते हैं जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के पॉइंट के अंदर भी होते हैं। इसी प्रकार से आप डिफरेंट केसेस भी निकाल सकते हो। ठीक है, और वैल्यू भी राइट कर सकते हो। इससे अदर जो वैल्यू अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री हो, ठीक है, थीटा 30 के बाद 45 डिग्री हो, थीटा 60 डिग्री हो। ठीक है, तो दो केस काफ़ी होंगे हमारे पास, 3 केस, क्योंकि हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री का तो निकाल लिया है। तो उसके केस में हमारे पास कोस 30 डिग्री, जो कोस 30 होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? √3/2। कितनी हो जाएगी? √3/2। ठीक है, और कोस 45 होगा हमारे पास 1/√2 और कोस 60 होगा हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू से भी हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। आप लोग फाइंड आउट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अगर एंगल हमारे पास ये फॉर्मेशन हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं कि एट एनी पॉइंट का जो एंगल्स बनेगा हमारे पास वो 30 डिग्री, 45, 60 या किसी भी पॉइंट के ऊपर हो तो हम वो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो वो चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।